हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव अनु क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल सेकंड के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें जो मैथमेटिक्स में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था भाई साहब ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको अच्छे से देखना समझना क्या क्या कहानियां हैं। उसमें मैंने बताया है त्रिभुज की क्या शर्तें होती है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई दिया गया त्रिभुज मतलब दिया गए जो भुजाएं हैं वो किसी त्रिभुज की है या फिर किसी अन्य आकृति की है। तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। दूसरी क्लास है तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बता रहा हूँ कि भाई साहब जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं वर्त की बात करूँ तो वर्त के साथ साथ आप जीवा भी बनाते हैं, व्यास भी बनाते हैं, खंड भी बनाते हैं, है ना, लघु खंड बनाते हैं, चाप बनाते हैं। वैसे ही जो त्रिभुज है उसके साथ कुछ चार शब्दावलियां जुड़ी हुई है, उनको समझना। उन्हीं चार शब्दावलियों से आगे चार केंद्र बनेंगे, उनको भी समझना। वो दोनों ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली जो चीज है वो हेडिंग डाल लीजिए यार, क्या साहब, अभिलंब। इनके बारे में आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो अभिलंब जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ठीक है साहब। क्या होता है अभिलंब? अभिलंब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो साहब, अभिलंब समझिए, पहले तो आप एक चीज समझे यार कि यार मैं कहता हूं दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं के मध्य अगर मैं दूरी कहूं तो सिंपली आप क्या करोगे, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दोगे और आप कह दोगे साहब इसको नाप लोगे स्केल से कि यही दो बिंदुओं के मध्य दूरी है। परंतु मैं कहता हूं एक भुजा व एक बिंदु के मध्य दूरी कौन सी होगी? ये एक भुजा है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भुजा बन गई आपकी, या कोई रेखा है, उसको आपको एक बिंदु से उसकी दूरी निकालनी है। तो क्या करोगे साहब, दूरी तो बहुत सारी हो सकती है। मैंने कहा साहब ये भी आप एक दूरी बना सकते हो, मैंने कहा ये भी एक दूरी बना सकते हो, ये भी एक दूरी बना सकते हो, ये भी एक दूरी बना सकते हो, भुजा है तो आगे, है ना। तो जब भी आपको दूरी कहा जाए तो ये सब आपको माइंड में नहीं आना चाहिए, इतनी चीजें सारी माइंड में नहीं आनी चाहिए। दूरी किसी बिंदु की किसी भुजा से उस पे डाले गए अभिलंब के बराबर होती है। अभिलंब के बराबर मतलब इस रेखा की इस बिंदु से दूरी क्या होगी, यहां से वो वाली रेखा है, बहुत सारी रेखाएं जा रही है, ये सब दूरी है, परंतु हम जो मैथमेटिक्स में दूरी कैलकुलेट करेंगे वो रेखा जो इस रेखा के साथ 90 डिग्री बनाए वही इसकी दूरी होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, अभिलंब भी कहा जाता है। यहां से कॉन्सेप्ट आता है अभिलंब का। अब त्रिभुज में क्या हो जाती है कहानी, त्रिभुज में कहानी साहब ये हो जाती है, ये चीज समझ गए कि भाई बिंदु से किसी रेखा से दूरी उस पे डाले गए अभिलंब के बराबर होती है। ये जो भाषा के क्वेश्चन है वो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि बिंदु आपके हैं, भुजा है आपके, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, है ना। तो वो आपको पता चलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अब मैंने बाला नहीं बोला, ठीक है साहब, त्रिभुज है ये। तो त्रिभुज में अभिलंब क्या होता है, त्रिभुज में अभिलंब होता है सामने वाले वर्टेक्स यानी केंद्र से भुजा पर डाला गया अभिलंब ही, मतलब लंब ही क्या होता है, अभिलंब होता है। तो ये केंद्र है, इस केंद्र से सामने वाली भुजा पे मैं क्या डाल दूंगा, एक लंब डाल दूंगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, है ना। इसी तरह एक ये भी होगा और एक ये भी होगा, तीनों अभिलंब एक ही बिंदु से गुजरते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है साहब। तो ये होते हैं आपके अभिलंब। तो इसकी परिभाषा में अगर देना चाहूं तो परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, सामने शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, यह आपका अभिलंब होता है। एल्टीट्यूड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। कितने होते हैं, 3 होते हैं। इतनी आपको बात पता होगी तो आपका काम बन जाएगा। ये आपके अभिलंब के बारे में हो गई नॉलेज। थोड़ी बहुत मैं आपको डायग्राम भी बना दूंगी आपके लिए। लो साहब डायग्राम बना देते हैं। ये छोटा सा डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये इसका शीर्ष, इसके सामने से ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एक शीर्ष, ये इस पर 90 डिग्री, और तीनों ही एक ही बिंदु से जाएंगे, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी ई एफ आप इनका नाम दे सकते हैं, ठीक है साहब। ये बात आई समझ में।
अब इन तीनों को मिलाने से एक बिंदु मिलता है, उस बिंदु की चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल तो हम एक बार अभिलंब समझते हैं। अभिलंब समझ लिया, ठीक है साहब। दूसरी जो परिभाषा है इसी के साथ वो आती है साहब माध्यिका। अब दूसरी चीज क्या है? माध्यिका। पहली चीज हमने अभिलंब पढ़ ली, दूसरी चीज क्या है? माध्यिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन, है ना। मीन, मोड, मीडियन आपने स्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। ये मीडियन है और ये वो मीडियन और ये मीडियन अलग अलग हैं। वो मीडियन आपकी क्या होती थी कि भाई जो डाटा दिया हुआ है खूब सारा, उसका जो सेंट्रल बिंदु है वो मध्यम बिंदु या माध्यिका कहते थे। यहाँ ये मीडियन अलग है, परंतु यहाँ पे भी मध्य का यूज आएगा। क्या होता है माध्यिका? ये आपने रेखा बनाई, ठीक है साहब, ये रेखा आपने बना ली, तो माध्यिका क्या होंगी? इस सामने वाले शीर्ष से ए बी सी, सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है, मान लो मध्य बिंदु ये, मध्य बिंदु का मतलब ये जो मान लो मध्य बिंदु डी है, तो ये और ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो सामने वाली भुजा से, सॉरी, सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती है, ठीक है साहब, माध्यिका कहलाती है, ठीक है। अब पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दी गई माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। दी गई माध्यिका, इसको लिख लो आराम से, दी गई माध्यिका दी गई त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेंगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जो एरिया होगा किसका साहब? ABD का इस त्रिभुज का, वो बराबर होने वाला है एरिया किसका? ADC का, ठीक है साहब। ये आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि माध्यिका जो है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में कैसे बांटती है, क्यों बांटती है। ये चलो हम क्षेत्रफल में ज्यादा पढ़ेंगे, या मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ABD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार क्या होगा? आधार इसका क्या हम मान लेते हैं? BD मान लेते हैं, BD। और ऊंचाई क्या होने वाली है? मान लो ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है, तो मान लो ये F है, तो है ना AF, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भी क्या होने वाला है? 1/2। आधार क्या होने वाला है? DC। और ऊंचाई क्या होने वाली है? यही ऊंचाई होगी, क्योंकि भुजा ये सेम है, तो यही अभिलंब इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए काम आएगा, यही अभिलंब इसके लिए काम आएगा। दोनों ही ऊंचाई सेम है। और हमने अभी देखा ये और ये चीज बराबर है। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है साहब। ये थोड़ी सी चीज समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, है ना। हर चीज समझ के क्या कर लेंगे हम, उखाड़ना थोड़ी हमें कुछ, है ना। परंतु धीरे धीरे जब मैं क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा तब ये चीजें और समझ में आ जाएंगी। टेंशन मत लो, आराम से मस्ती से पढ़ो, ठीक है। तो माध्यिका आपके सामने समझ में आ गई सब। AD आपकी माध्यिका होगी। अगेन 3 माध्यिकाएं होती है, 3 माध्यिकाएं होंगी, तो ये भी एक माध्यिका होगी, B मान लो क्या है, E मान लेते हैं, और एक माध्यिका ये भी होगी, CF होंगी, ठीक है साहब। अब इससे रिलेटेड भी एक पॉइंट आएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीनों ही माध्यिका एक बिंदु पे मिलती है, जिसे आपके मन में आपको ध्यान रखना है, क्या नाम होता है उसका, सोच के रखो, ठीक है साहब। हमने माध्यिका का परिभाषा नहीं लिखा है। माध्यिका का परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि भाई साहब शीर्ष से, जो भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। 2 चीजें समझ में आ गई, अभिलंब समझ में आया होगा, माध्यिका समझ में आई होगी। तीसरी जो चीज है वो आप क्या समझ लीजिए, कोण समद्विभाजक समझते हैं। चलो पहले कोण समद्विभाजक, नाम ही इसका आपको बता देगा, या इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा साहब, एंगल बाइसेक्टर, है ना, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इसे कहते हैं, है ना। क्या है एंगल बाइसेक्टर, इसके बारे में चर्चा करता हूं मैं आपके साथ। थोड़ा सा बीच में चेंज करेंगे। चलो ये आपका थोड़ा सा एक अलग चीज थी, उसके बाद ये भी एक अलग चीज थी। अब एंगल बाइसेक्टर की तरफ बढ़ते हैं।
क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? नाम बता रहा है कोण, कोण ठीक है, कोई ना कोई एंगल है। तो त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं। समद्विभाजक यानी समान, सम यानी समान, द्वि यानी 2, भाजक यानी तोड़ने वाला। तो 2 समान भागों में तोड़ने वाली रेखा किसको तोड़ना है साहब इस बार? कोण को तोड़ना है। वो आपका क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक कहलाएंगी। तो आप इसको बनाएंगे कैसे? ऐसे बना लीजिए साहब, ये आपकी रेखा है ना, ये आपके कोण हैं, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे तो ये आपकी कोण समद्विभाजक कहलाएंगी। ऐसे ही इस कोण को भी बांटना होगा और ऐसे ही इस कोण को भी बांटना होगा। तीनों कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, उसको क्या कहेंगे वो हम आगे देखेंगे। ए बी सी नाम ले लीजिए, इसको एक बार छोड़ दीजिए, इसको नाम दे ही सकते हैं डी ई एफ तो है, ठीक है साहब। तो इस केंद्र को क्या कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो कोण समद्विभाजक की परिभाषा में लिखना चाहूं तो सिंपली क्या कह दूंगा, त्रिभुज के यहां पे अगर मैं बात करूं, कोणों को बराबर या 2 बराबर भागों में तोड़ने वाली रेखा। क्या राइटिंग, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो साहब, अरे ये हमने तीसरा पॉइंट पढ़ लिया। अब मैं अगला चौथा पॉइंट आपके लिए देखता हूं। जो चौथा है वो है साहब, हमने अभिलंब पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ लिया, कोण समद्विभाजक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लंब समद्विभाजक, है ना। देखो हमने अभी कोण का समद्विभाजन कर लिया, यानी कोण को 2 भागों में बांट लिया। अब हम भुजा को बेसिकली 2 भागों में बांट रहे हैं। देखना क्या होता है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन बाइसेक्टर, है ना। एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये लाइन बाइसेक्टर होता है ना। लाइन क्या होता है? बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर, ठीक है। लंब समद्विभाजक क्या होता है? कुछ नहीं होता साहब, जो भुजाएं दी हुई है, त्रिभुज बनेगा, छोटा सा दिख रहा होगा, आई होप सो। उसमें जो ये देखो, मैं बड़ा सा पहले बना के बता देता हूँ, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज के साथ क्या कहानी हो सकती है? ये जो भुजा है इसमें जो मध्य बिंदु है उसको हमें तोड़ना है, परंतु ये जो समद्विभाजक हो रहा है वो लंब होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो ऐसी रेखा जो कि भाई साहब इस रेखा, इस भुजा पे 90 डिग्री हो और इसके मध्य बिंदु से गुजरे, वो आपकी क्या कहलाती है? लंब समद्विभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको, है ना। इंग्लिश में लाइन ना लिखें, इसको आप लिखे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। लाइन बाइसेक्टर तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। अब देखो आपने सर यहाँ पे भी आपने बताया था अभिलंब भी होते हैं, वो भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, परंतु देखो उसमें जो अभिलंब था वो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब था, यानी 90 डिग्री था। ये शर्त नहीं थी कि ये 2 बराबर भागों में टूटेंगे, है ना। और यहाँ पे ये शर्त है कि ये 2 बराबर भागों में टूटेंगे, इसलिए ये शर्त नहीं है कि ये जो रेखा है वो इसके शीर्ष से जाए, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। हो जाए, जा भी सकती है ना। जब वो त्रिभुज होगा आपका किस तरह का, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब वो समबाहु त्रिभुज होगा, तब ये कहानी बन सकती है। फिलहाल नहीं बनने वाली आपकी, है ना। तो ये जो शीर्ष से जाए या ना जाए उससे मतलब नहीं है। हमारी शर्त ये है कि भाई साहब बराबर भागों में तोड़े और इस पे 90 डिग्री हो। ये आपका लंब समद्विभाजक होते हैं। 3 लंब समद्विभाजक इस तरह आपके बनेंगे। तीनों के कुछ ये इसका बन गया, ये इसका बन गया, ये इसका बन गया, ठीक है साहब। तो ये आपको क्या दे देंगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है साहब। 90 डिग्री हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका लंब समद्विभाजक होता है। क्या कहते हैं इसको? भुजा को 2 बराबर भागों में तोड़ने वाली लंबवत रेखा, ठीक है साहब। समझ गए आप कहानी?
समझ गए होंगे, इतनी चीजें तो छोटी मोटी चीजें समझ रहे होंगे। ये 4 चीजें आपको टर्मिनोलॉजी इनके बारे में पता होनी चाहिए। आप पहले तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। क्यों ले लो साहब स्क्रीनशॉट? क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपके फायदा ये हो जाएगा कि अभी मत लो, या तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और चीजें बता देते हैं, है ना। चलो, तो ये 4 चीजें इससे रिलेटेड है ना। इनकी 4 ये भाई बहनें हैं, इनको समझ लीजिए। अब इन्हीं से ही आपके 4 बिंदु भी बनेंगे, है ना, क्योंकि 3-3 रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं कट हो रही है, और तीनों ही रेखाएं एक ही बिंदु पे कट होती है। ये हमेशा होता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं और इस तरह बन जाए, ऐसे बन जाए, ये ऐसे बन जाए, ये ऐसे बन जाए, अंदर कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगी वो। आपको तीनों एक ही बिंदु से गुजरेंगी, ठीक है साहब, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करता हूं साहब कौन कौन से बिंदु आपको मिलने वाले, कि अभिलंब के जो त्रिभुज के अभिलंब से जो कटान बिंदु से जो आपको बिंदु मिलने वाला है, माध्यिका के कटान बिंदु से जो बिंदु मिलने वाला है, कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु से जो बिंदु मिलने वाला है, और जो लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु से बिंदु मिलने वाला है, वो क्या होता है। तो अभिलंबों के कटान बिंदु से जो मिलता है उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र, ठीक है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माध्यिका के कटान बिंदुओं से बनने वाला जो बिंदु है उसे क्या कहा जाता है साहब? केंद्रक या फिर सेंट्रॉइड, है ना, सेंट्रॉइड, है ना, सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक। हमने 2 चीजें सीख ली, अभिलंब से बनने वाला ए से क्या मिलता है? ओ मिलता है। एल्टीट्यूड से क्या मिलता है? ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। माध्यिका वाला बचपन से याद होता है, एम से क्या मिलता है? केंद्रक यानी सेंट्रॉइड मिलता है। कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक के बारे में ध्यान रखना, जब कोण तोड़े जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? ये होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, इसके बारे में जानेंगे, जिसे इन सेंटर कहा जाता है। इन सेंटर कहा जाता है, इसकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो केंद्रक की भी है, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम थोड़ा बहुत जान लें, ठीक है साहब। अंतः केंद्र, ठीक है। अब जो लंब समद्विभाजक यानी भुजाओं को बराबर भागों में तोड़ने वाली रेखा, वो रेखा जो लंबवत हो, तो उससे जो बिंदु मिलता है वो आपको मिलेगा साहब परिकेंद्र। परिकेंद्र, जिसे क्या कहा जाता है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ठीक है साहब। ये 3 चीजें थी जो आपको 4 चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या साहब? इन सेंटर क्या होता है, कहां से मिलता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। निम्न में से इन सेंटर या अंतः केंद्र किन के कटान बिंदुओं से मिलता है? अभिलंब, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। तो आपके माइंड में आ जाएगा यार अंतः केंद्र यानी अंदर कुछ तोड़ना होता है। क्या तोड़ते हैं साहब? कोण तोड़ते हैं, कोण समद्विभाजक तोड़ते हैं, है ना। मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया? देखो ये अंदर ही अंदर आपके माइंड में एक चीज है कि त्रिभुज के अंदर ही कुछ काम हो रहा है। और परिकेंद्र में जब मैंने देखो जो लंब समद्विभाजक वाला डायग्राम बनाया उसमें चीजें बाहर भी भेजी है। क्यों भेजी है? क्योंकि आपके माइंड में रहना चाहिए यार बाहर कुछ टूट रहा होगा, तो बाहर क्या बनता है? परिकेंद्र बाहर का केंद्र बनता है। वो किससे बनता है? लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। केंद्रक आपको याद होता है माध्यिकाओं से बनने वाला है केंद्र, और ऑर्थो सेंटर भी कभी कभी भूल जाते हो। अभिलंब किससे बनता है? एल्टीट्यूड से बनता है, AO बनता है, ठीक है, RO नहीं AO, ठीक है साहब, AO गोलमाल वाला है, AO 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 अभिलंब बन गया। इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब हमारा जो फोकस होगा, हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा फोकस इन चीजों में होने वाला है। सर क्वेश्चन तो इससे आते ही नहीं है, हमने पिछले 3 साल से देखे ही नहीं है। अरे पिछले 3 साल से पहले भी तो ये रीट हुई है, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको पता चलेगा, हाँ पूछा तो गया है मेरे भाई। चलो चलें साहब आगे बढ़ते हैं, अंक के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं सारी आपको बताता जाऊंगा। पहला जो चीज है वो लंब केंद्र है, कोई महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, बस पता होना चाहिए कि अभिलंब से बनने वाली आकृति है। इससे ज्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, किसमें? पटवारी में, जो जाना पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे अभी अभी आपके लिए इतना कोई काम की चीज नहीं है। ऑर्थो सेंटर पता होना चाहिए भाई, अभिलंब से बनने वाला है। अगला जो केंद्रक है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अपने नोट्स खुद बनाएं, है ना। और बाकी थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इसके नोट्स
डाल दूं मैं आपके लिए, कहाँ, टेलीग्राम पे। वैसे आपको पता ही है रीट के लिए हमने नोट्स दिए हैं, अवेलेबल कराए हैं, और बहुत सारे पैसे लिए हैं उसके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं। तो उन फीस आप अफोर्ड कर पाएँ ना कर पाएँ, तो वो फीस है साहब 50 रुपीज़। आप चाहें तो ले सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा 70 148 31 463 पर, है ना, वहाँ पे आप नोट्स अवेलेबल ले सकते हैं, मैथ्स और साइंस, है ना, मैथ्स और साइंस, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 70 148 31 463 पे, ठीक है साहब। तो 50 रुपीज़ है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर था, फिर मैंने थोड़े लिए लंबे समय के लिए रखा हुआ है। जो बच्चे लेना चाहे वो ले लें, जिसको नहीं लेना कोई बात नहीं, ठीक है साहब। तो मैथ्स के तो हैं उसमें, साइंस के भी आपको आगे मिलेंगे। चलो आगे बात करें, आगे क्या बात कर रहे थे हम, चलो साहब आगे हम बात कर रहे हैं केंद्रक। केंद्रक की क्या कहानी होती है समझो, तीनों चारों पांचों चीजों को मैं साथ में बताऊंगा। चलो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक के बारे में आपको बताता हूं मैं। साहब मादिका से बनने वाला जो बिंदु होता है वो केंद्रक होता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपका त्रिभुज है। चलो थोड़ा बड़े चीजें बताएंगे, थोड़ा सा, है ना, खुल के, है ना, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी, अपने पास बहुत बड़ा बोर्ड है तो उस बड़े बोर्ड का यूज किया जाए। ये लो साहब, तो केंद्रक कैसे बनेगा, तीन मादिकाओं से। तीन मादिकाएं साहब, एक तो ये रही साहब, एक ये रही साहब, और एक मैं यहां से बनाता हूं क्योंकि मेरी लाइनें जाती नहीं है। तो नाम दे दिया गया है इनको ए, बी और सी, और इनको नाम दे दिया ए, डी, बी, ई और सी, एफ, ठीक है साहब। ये आपका केंद्रक मिल गया, ठीक है, जिसे जनरली जी से डिनोट किया जाता है। जी से ग्रेविटी यहाँ पे होती है ना, जो साइंस के बच्चे हैं वो समझते हैं कि त्रिभुज की ग्रेविटी, और वो छोड़ो, आप तो जी से डिनोट कर लो, है ना। अब जी से डिनोट करने से क्या होता है, पहली जो चीज आती है वो आती है अनुपात का। अनुपात क्या है, केंद्रक मादिका को 2:1 में बांटता है। केंद्रक मादिका को 2:1 में बांटता है। तो 2:1 दो तरीके से हो सकता है कि ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, या फिर ये 2 हो जाए या 1 हो जाए। तो आपको पता है जो शीर्ष पे रहता है वो शीर्ष पे ही रहता है, वो बड़ा होता है। तो जो शीर्ष की तरफ वाला है, जो वर्टिक्स की तरफ है, वो भाग बड़ा होता है। मतलब जो एक जी है वो बड़ा होगा, वो कितना होगा साहब 2, और जो नीचे जी डी है ना, जी डी है जो भुजा की तरफ वाला है, वो आपका क्या होगा 1। तो 2:1 में इस तरह काटा जाएगा, ना कि इस तरह, ठीक है। तो समझ जाइएगा, शीर्ष पे जो है काफी बार गलती हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया सिंपली, केंद्रक है, मादिका की लंबाई आपको दे दी कि भाई एडी, इसी क्वेश्चन में दे दिया आपको, जो एडी है वो आपकी क्या है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। जो एडी है वो 12 सेंटीमीटर है, और आपसे कह दिया कि ए जी फाइंड करो। ए जी सुनो जी, बताओ जी, जल्दी बताओ जी, ठीक है। तो ए जी कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, ए जी फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, आपको केंद्रक दे दिया तो माइंड में इतना तो आ गया कि ये 2:1 में काटेगा। अब 2:1 में काटेगा तो मुझे एक चीज समझाओ, ये 2 है, ये 1 है, या 2 है या 1 है। ये अगर कंफ्यूजन हो गया तो गलत कर जाओगे, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जो शीर्ष की तरफ है ना, शीर्ष आ रहा है, शीर्ष की तरफ क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये 2:1 में है। कुल मिला के आपको 12 को 2:1 में बांटना है। तो एजी कितना हो जाएगा, एजी कितना होगा, वो होगा साहब, अगर टोटल कितना होता 2 और 1 3 होता, तो ये कितना हिस्सा होता 2 बट्टे में कुल कितना है 2 और 1 3, और कितने पे हमें निकालना है 12 पे निकालना है। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ गया आपका, एजी 8 आ गया। जो ए डी होगा उसे कैसे निकालोगे, या तो टोटल पता है 12 है, ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएंगे 12 - 8 यानी 4, या फिर आप फॉर्मूले से भी निकाल लें। ए डी कितना है, सॉरी ए डी नहीं, जी डी, जी डी कितना है साहब, वो एक हिस्सा है किस में साहब, जब टोटल कितना हो 2 और 1 3 हो, और गुणा 12 कर दूंगा तो 3 4 3 चौक 12, 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो आपके लिए यही है, इससे कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे जो थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, पता होनी चाहिए। पता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और क्या है, बाकियों से थोड़ा आगे चलना है हमें। तो जी अगर मिलाऊं तो 3 त्रिभुज बनते हैं साहब। 3 त्रिभुज कैसे बनते हैं,
इसको मैं अगर बता दूं कि भाई केंद्र तक जोड़ रहा हूं केवल मैं, ठीक है, ये केंद्र तक जोड़ा, ये भी मैंने केंद्र तक जोड़ा और ये भी मैंने केंद्र तक जोड़ा, ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा, ये केंद्र तक हमने जोड़ दिया तो हमें एक पॉइंट मिल गया जी, ठीक है साहब। तो अब ध्यान रखना कि ये जो केंद्रक है 3 बराबर क्षेत्रफल वाले क्या त्रिभुजों में तोड़ देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्षेत्रफल बराबर होंगे, किसका साहब क्षेत्रफल, एरिया किसका, ए आर का मतलब एरिया होता है, त्रिभुज कौन सा साहब, बीजीसी, बीजीसी, ठीक है, बराबर किसका होगा, एरिया इसके एजीसी, एजीसी, और बराबर किसके होने वाला है, एरिया ये वाला एजीबी, एजीबी, ये तीनों एरिया आपस में बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे साहब, हाफ 1/3 ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। ये बेसिकली मैं उसमें पढ़ाना चाहता था कि आपका कट तो नहीं रहा, एक सेकंड चेक कर ले साहब, नहीं आराम से, है ना, मैं एक्चुअली उसमें पढ़ाना चाहता था एरिया वाले पार्ट में, परंतु अभी भी ध्यान रखें कि जो केंद्रक होता है वो 3 बराबर त्रिभुजों में बांट देगा, माध्यिका 2 बराबर में बांट रही थी, ये केंद्रक की बात हो रही है ना, तो 3 बराबर त्रिभुज मिलेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे का 1/3 होगा, तीनों बराबर भागे, है ना, पिज्जे की तरफ की कहानी है, ठीक है। और तो आपको क्या जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, तो और डिटेल में बता देता हूं, एक संबंध होता है माध्यिका और भुजाओं के मध्य, क्या होता है साहब, माध्यिका, पहले भुजाएं लिख लिए, भुजाएं कौन सी है साहब, ए बी का स्क्वायर है, ठीक है साहब, बीसी का स्क्वायर है, ठीक है साहब, भुजाओं का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, और एसी का स्क्वायर है, ठीक है साहब। और जो दूसरी जो कहानी होती है वो होती है साहब माध्यिकाओं में, माध्यिकाएं कौन सी होंगी, ये वाली साहब, एडी का स्क्वायर होगा प्लस बीई का स्क्वायर होने वाला है और प्लस सी एफ का स्क्वायर होने वाला है। अब देखो यहां पे कुछ संबंध क्या होता है, तीनों बराबर नहीं है, माध्यिकाएं क्या होती है, बड़ी होती है, कितनी साहब, माध्यिकाएं बड़ी नहीं होती, एक्चुअली माध्यिका के साथ जो फैक्टर होता है वो बड़ा होता है 4, और इधर क्या आता है 3, ये ध्यान रखना, ये संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ कभी कभी माध्यिका दी हुई होती है और क्षेत्रफल निकालना होता है, उसमें भी हम 4/3 का यूज करते हैं, वो फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है, वरना मैं जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना, किसकी साहब, जब एरिया की थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना। फॉर्मूला वैसे होता है जिससे हीरोन का होता है, याद है आपको हीरोन वाला फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है साहब। अब माध्यिका हो जाएंगे तो माध्यिका जगह M1 आ जाएगा, M2 आ जाएगा, MT3 आ जाएगा, ठीक है, परंतु यहाँ पे S भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे कुछ फैक्टर भी आएगा, वो आपको कमेंट करके बताना है ये फैक्टर कितना आता है और S क्या होता है। देखते हैं किस किस को याद है, नहीं तो क्लास में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आपको इतना पता होगा तो आपका काम बन जाएगा, केंद्र के बारे में इतना नॉलेज है, आपका काम बन जाएगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो लो, है ना, ले लो मतलब ले लो यार, क्या टेंशन ले रहे हो, चलो 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 ले लिया होगा, चल आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, वो टॉपिक है, चलो मैं आपको कुछ ऑर्थो सेंटर के बारे में भी 1-2 चीज बता देता हूँ, है ना, जब बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बताया जाए आपको, टाइम बहुत है हमारे पास तो आराम से अच्छे अच्छे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। ऑर्थो सेंटर यानी हमने पढ़ा था ऑर्थो नाम से कुछ याद आता है क्या साहब, है ना, तेल वेल आता है या कुछ, है ना, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र जिसे हिंदी में कहते हैं। आगे बात करें इसके बारे में तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि यार ये एक लंब केंद्र है, ठीक है साहब, बनता कैसे है साहब, सामने वाली भुजा पर अभिलंब डाल दिया, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है साहब। अब मैं अगर बात करूं कि ये भी आपका क्या बन गया, 90 डिग्री हो गया, ये 90 है तो इधर भी क्या है 90 है, और ये भी आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर मैं आपको कहूं कि ये एक कोण है ABC, ठीक है, मैं आपको कहूं साहब मुझे ना कोण ऑर्थो, वो नाम ले लो इसको, कोई भी कुछ भी नाम दे दो यार, कोई टेंशन नहीं। एंगल जो BOC होता है ना, एंगल BOC कौन सा वाला, BOC, ये वाला जो एंगल है ना साहब, ये वाला एंगल है ना, ये जो होता है वो 180 माइनस एंगल A होता है, एंगल A होता है,
ये ध्यान रखना। ये वाला जो कोण है वो 180 180 डिग्री माइनस कोण ए होता है। ये कोण वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इसका, बशर्ते ये क्या हो, लंब केंद्र हो। ठीक है साहब। क्यों होता है थोड़ा सा समझा देते हैं, क्यों नहीं होता है वो भी समझा देंगे। आप देखो कि यार एक चतुर्भुज बन रहा है, आपको दिख रहा है चतुर्भुज बनता हुआ, मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला है ना, ये वाला चतुर्भुज बन रहा है। देखो साहब कैसे, नाम दूंगा, ए डी हो गया और सी बी ई डी ई एफ। ठीक है साहब। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ए ई ओ एफ। ठीक है साहब, बड़ा सा बना देता हूं, ए ई ओ एफ। ठीक है साहब, ए ई ओ एफ। अब मुझे एक चीज बता पाओगे, एक चीज क्या बता पाओगे कि ये वाला जो एंगल ए एफ ओ, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक अभिलंब है तो सामने वाले पे 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसे ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मुझे चतुर्भुज में एक कहानी पता होती है, चतुर्भुज में एक कहानी क्या पता होती है कि चारों कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण ई प्लस कोण ओ, वो कितना होगा, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है साहब। इसमें मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हमने अभी देखा है क्योंकि अभिलंब है ये दोनों, तो ये टोटल कितना हो गया, 180। तो कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। ठीक है साहब, 180 डिग्री। तो कितना हो गया, कोण ए का मान अगर मैं निकालूं तो 360 में से 180 गया तो 180 माइनस कोण ए ओ। ठीक है साहब, यह आपके सामने आ गया। तो कोण ए का मान क्या आ गया, थोड़ा सा हमने गलती कर दी क्या, नहीं सही, हमें निकालना था वैसे, क्या था, कोण ओ निकालना था क्या, एक मिनट रुको, कोण ओ ही तो निकालना। चलो देखो अभी समझो, थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें, या हम कोण ओ, चलो हाँ, हमें तो बेसिकली कोण ओ निकालना है, ए नहीं निकालना है ना। हमें इसको क्या करता हूं, ओ को यहीं रखने देता हूं, कोण ओ को यहीं रहने देता हूं, ए को इधर ले जाता हूं, तो कोण ए आ गया। ठीक है साहब, आई बात समझ, मतलब ये कोण कितना आ गया, 180 माइनस कोण ए। अब मैं तो आपसे ये वाला कोण पूछ रहा हूं, तो ये कोण और ये कोण आपस में कौन से कोण है साहब, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण का मान क्या होता है, 180, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस कोण ए। ये देखो मैंने आपको प्रूफ बताया है, आपको प्रूफ बताया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगर जो आगे जो मैं बात करूंगा वो प्रूफ की नहीं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट जो ध्यान में रखना है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ भी है, समझ जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं है ना। इसका रिजल्ट इतनी गहराई में आपसे पूछते नहीं, परंतु आपको आगे टीचर बनना है, पढ़ाना है, आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ऑर्थो सेंटर में जो कहानी है वो ये ध्यान में रखना है यार, 3 ऑर्थो सेंटर बनेंगे। ये मैंने ओ मान लिया, ए ओ बी सी, तो कोण बी ओ सी जो होने वाला है वो 180 माइनस कोण ए, इसके सामने वाला अपोजिट कोण ए के बराबर है। सिमिलरली कोण जो ए ओ सी होने वाला है वो 180 माइनस इसके अपोजिट वाला एंगल कोण बी के माइनस के बराबर होने वाला है। और ऐसे 3 कोण ए ओ सी भी जो है वो 180 माइनस कोण सी आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको पता होगा ना, तो आपका काम बन जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रखना है यार, अधिक कोण त्रिभुज में जो होता है ना, अधिक कोण त्रिभुज हमने टाइप पढ़े थे ना, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। ये भी ध्यान में रखना यार। कैसे साहब, जैसे अधिक कोण त्रिभुज बनाऊं मैं, मान लो ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें एक कोण अधिक कोण, ठीक है। तो इसका अभिलंब तो चलो मान लो कि आपने ये बना दिया, इस पे अभिलंब बन गया, ठीक है साहब। इससे सामने वाली भुजा पे जो अभिलंब बनेगा तो वो कुछ इस तरह होगा, इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, अभिलंब जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है साहब।
है ना, ये 90 डिग्री पे बनेगा। और इस पे जो अभिलंब बनेगा इसको भी काल्पनिक तौर से बढ़ाना पड़ेगा और कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है साहब। तो ये दोनों अभिलंब यहाँ कटेंगे, इसको भी मुझे पीछे लाना पड़ेगा, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा, जो कि क्या बनने वाला है, त्रिभुज के बाहर बनने वाला है, ठीक है साहब। ये दो चीजें पता हो आपका काम बन जाएगा। अगला जो है उसको पढ़ते हैं, वो है अंतः केंद्र। अंतः मन की शांति के लिए अंतः केंद्र बना रहे हैं। किससे बनता है? अगेन कोण समद्विभाजकों से बनता है, ठीक है साहब। अंतः केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतः केंद्र से ही मिलती है अंतः त्रिज्या। अंतः केंद्र इन सेंटर बोला जाता है, इन सेंटर, ठीक है। क्या करें हम इन सेंटर के बारे में? तो ये आपका बिंदु है, इससे कोण का इसका काटा, इससे भी काटा और इस कोण को भी काटा, तो ये बराबर है कोण, ध्यान रखना, 1 2 3, ठीक है साहब। ये आपका इन सेंटर बना। तो इन सेंटर आपका क्या होता है? इन सेंटर वो केंद्र है जिससे आप अगर रेडियस लें, किसी एक भुजा से दूरी मानते हुए रेडियस लेते हुए आप अगर एक वर्त ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। ये इन सेंटर की खासियत होती है। इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, इन सेंटर, ठीक है साहब। क्या कह रहा हूं अगेन समझ लीजिएगा। ऐसा केंद्र जो अगर जिससे लेके हम एक वर्त ड्रॉ करें, जिसकी एक भुजा से हमने मान लो कि दूरी ले ली, तो वो जो वर्त बनेगा वो तीनों भुजाओं को टच करेगा, है ना। और जिसे क्या कहा जाता है? अंतः वर्त बनेगा। अंतः वर्त बनेगा। अंतः वर्त बनेगा, जहां जहां वर्त है वहां वहां त्रिज्या है। तो अंतः त्रिज्या इन रेडियस को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है, जो कि क्या होती है साहब कि ये मान लो अंतः वो बन गया, कोण समद्विभाजक से इन सेंटर बन गया। तो ये आपकी 90 डिग्री आप निकालें, है ना। तो ये जो जहां पे टच कर रहा है और ये इसकी क्या होंगी? रेडियस होंगी। ये सर 90 क्यों दिखा रहे हैं? तो मुझे ये देखो, क्योंकि ये एक वर्त है और ये जो भुजा है, ये वो भुजा है, वो इसको क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। स्पर्श ही तो कर रही है, इन रेडियस है, सॉरी इन सर्कल है, तो ठीक है। तो ये जो सेंटर से डाला है इसको मिलाऊंगा, है ना, इस स्पर्श बिंदु को, तो वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, आपने वर्त में पढ़ा होगा, है ना। और यही इसकी क्या होंगी? रेडियस भी होंगी। तो ये तीनों रेडियस आपस में क्या होती है? बराबर होती है। देखो, जो ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा होंगी ना, वो अलग जाएंगी यार, है ना। ऐसा नहीं कि ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है ना, वो अपनी अलग जाएंगी, ये अपनी अलग है। तो मैं परंतु उसको दिखा इसलिए नहीं रहा क्योंकि गोल मचोल हो जाता है ना, समझ में नहीं आती कहानी। तो ये इन रेडियस होती है, ठीक है। इन रेडियस होती है तो इसकी कोई ना कोई मान आता होगा, तो डेफिनेटली इसका भी मान आता है। क्या मान आता है? देखो, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इन रेडियस है ना, अंतः त्रिज्या है, इसका जो मान होता है वो डेल्टा अपॉन एस होता है। ये क्या है साहब? डेल्टा क्या है? एस। इसको इसे याद रखो, काम बहुत आसान हो जाता है। डेल्टा का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एस क्या है? आप जब त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं तो एक अर्ध परिमाप आता है, वही एस है, अर्ध परिमाप, जिसका मान क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है साहब। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हर त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या का मान जो है वो डेल्टा अपॉन एस होता है। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है एस का मान। डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, यही काम हम किसके लिए निकालें? समबाहु त्रिभुज के लिए निकालें। समबाहु त्रिभुज के लिए अगर मैं इसी चीज को कैलकुलेट करूं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है साहब। ये होता है कि नहीं होता? होता है साहब। और ये तीनों ही भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए की a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएंगी। तीनों ही भुजाएं बराबर है, बट्टे में क्या है? 2 है, यानी 3a/2 हो गया, ठीक है साहब। तो बट्टे में क्या आ गया? 3a, यानी भुजा मान लेता हूं, भुजा स्क्वायर यानी a² मान लेता हूं, इधर a/2 आ गया, ठीक है साहब। तो एक भुजा से तो एक भुजा ये कट होगी, है ना, स्क्वायर से। नीचे वाला 2 इस 4 से काट देगा तो 2 बार आ गया। 3 है और √3 है, इसको देखो कैसे कट करोगे। पहले तो ये करो, ऊपर वाला एकदम नीचे वाले से गुणा होता है, तो √3a तो ऊपर बच जाएगा क्योंकि नीचे तो 2 ही है। और बट्टे में क्या बन जाएगा? ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो 2 गुना √3 बन जाएगा। सॉरी, √3 नहीं, 3, ये बीच वाला आपस में गुणा हो गए, ठीक है साहब।
अब देखो ये 3 है, बेसिकली ये 3 नहीं है, ये √3 गुणा √3 है ना। 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकता हूं, तो इससे मैंने 1√3 काट दिया, तो जो आंसर आता है वो माइंड में रहना चाहिए, a/2√3 होता है। भाई समबाहु त्रिभुज के लिए जो अंतःवर्त का मान, अंतः त्रिज्या का मान होता है वो a/√3 होता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, a/2√3। दूसरी डेल्टा/s है ना, वहीं से ये आता है, ये आपको पता होगा तो आपका काम बन जाएगा, a/2√3 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और चीजें बताऊं क्या? और चीजें बताते हैं आपको। और चीजें क्या बताएं आपको? पहली एक चीज ध्यान रखें, अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पे होता है, समान दूरी पर होता है। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र, अंतः त्रिज्या बन गई, अंतःवर्त बन गया। तो अंतःवर्त यार, ये इसकी दूरी होगी इस भुजा से, ये इस भुजा से दूरी होगी, ये इस भुजा से दूरी होगी। तीनों ही क्या है? रेडियस ही तो है वर्त की, तो तीनों बराबर होंगी। किसके बराबर होंगी? उस वर्त की त्रिज्या के बराबर होगी। ये छोटी मोटी चीजें थी, वो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि एंगल चल रही थी तो कहानी एंगल की भी बता देता हूँ साथ साथ में। थोड़ा सा इसको मिटा के बताऊंगा, पोच हो गया। लिखते रहिए यार, बीच बीच में जहां मौका मिले स्क्रीनशॉट लेना है वहां ले लेना। हाँ, बार बार मैं भूल जाता हूँ यार थोड़ा सा, है ना। चलो, अब एंगल का भी एक लोचा है, वो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, है ना। पता होना चाहिए आपको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अंतः केंद्र है, तो मैंने मान लिया ये अंतः केंद्र है। ठीक है साहब, ये अंतः केंद्र है। मुझे ये डेफिनेटली पता है जो अंतः केंद्र बन रहा होगा वो इन दोनों को बराबर भागों में काटेगा, तो ये जो एंगल है वो c/2 होगा, ये एंगल b/2 होगा, क्योंकि एंगल कोण समद्विभाजक से ये बनता है। ठीक है, ये जो एंगल है हमें बेसिकली ये वाला एंगल निकालना है यार। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, ये आई है, तो त्रिभुज BIC में अगर मैं बात करूं, BIC में अगर बात करूं, तो एंगल मान लो ये x मान लेते हैं, तो एंगल x प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 वो कितना आएगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होना ही पड़ेगा सर, इसका कोई इलाज ही नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां एंगल x रहने दो, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 2 आ गया। एंगल b प्लस एंगल c वो कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें इसका संबंध इसके साथ निकालना है, जैसे हमने ऑर्थो सेंटर में निकाला था। तो हमें एक चीज और पता है कि ABC भी एक त्रिभुज है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सर ये इतना तेज क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए रिजल्ट थोड़ा सा याद रह गया तो आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया तो आपका सही हो जाएगा, है ना। परंतु प्रोसेस फिर भी बताता हूं, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो प्रोसेस से को भी फॉलो करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहां से एंगल B प्लस C का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस एंगल ए, इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो एंगल x प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख रहा हूं? 180 माइनस ए, 180 माइनस एंगल ए बट्टे में 2 है, वो 180 डिग्री हो गया। अब मैं एंगल x का मान निकाल रहा हूं, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, प्लस 180 बटा 2 कितना हो गया? 90 माइनस एंगल a/2 बराबर 180 डिग्री। ये 180 90 कट हो जाएंगे, कितना बचेगा इधर? 90 डिग्री। तो आंसर जो आएगा एंगल x का जो है वो आने वाला है, एंगल x का मान कितना आने वाला है? 90 प्लस कोण a/2। ये आपको ध्यान रखना है, एंगल जो x है वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 के बराबर होता है। ये बड़ी बात है जो आपको याद रखनी है। नहीं याद रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने निकालना सीख लिया है। ऐसे ही मैं अगर ये वाला कोण बनाऊंगा, ये वाला कोण आपसे पूछूं, तो एंगल AIC किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस इसके जो सामने वाला कोण क्या है? उसका हाफ। ठीक है, ये भी आपको कोण के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें थी जो आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, लंब केंद्र में मैंने आपको एक चीज छोड़ दी यार, लंब केंद्र में छोड़ दी मैंने एक चीज। क्या छोड़ दी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो कोई नहीं, पहले ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो चीजें थी महत्वपूर्ण आपने लिख ली होंगी, है ना। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है क्या?
लंबी हो रही है तो क्या करें साहब, हमें सिलेबस फटाफट फिनिश करना है। एक टॉपिक और पढ़ाना है ऐसा, वो है परिकेंद्र, उसको पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं साहब, है ना, क्या टेंशन लेनी। चलें आगे चलते हैं, परिकेंद्र के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चलो परिकेंद्र के बारे में आपको बताता हूँ। परिकेंद्र कहाँ गया, चलो इसको हटाओ फटाफट। उसमें ज्यादा चीजें नहीं है यार, है ना। ये एंगल कभी कभी पूछ लेते हैं यार, आजकल एग्जाम में बड़े फेवरेट हो गए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो पूरा ही हटाओ ना यार। परी मार्कर करते हैं चेंज, थोड़ा सा गहरा हो जाए, तो हमने लिया परी को साथ में और उसका बना दिया केंद्र। परिकेंद्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरकमसेंटर। ठीक है सर, कैसे बनेगा, वही है जो क्या से लंब समद्विभाजक, जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे बनने वाले ये एक बिंदु है। इसकी खासियत क्या है, ये जो बिंदु बना, मान लो कि इसका लंब समद्विभाजक कुछ इस तरह जाता है ना, ऐसे मान लो इसका ऐसे है, ठीक है, ये इसका ऐसे है, ठीक है। तो ये जो इसको केंद्र मान के वर्टेक्स तक मैंने एक रेखा ली, तो ये जो मैंने बनाई भुजा, ये जो बनेगी, ये आपका क्या बनेगा, परिकेंद्र बनेगा। ऐसा बिंदु जिसको केंद्र मानते हुए शीर्ष तक की दूरी का मैंने अगर एक वर्त ड्रॉ किया, तो वो तीनों ही शीर्ष से जाता है, तीनों ही वर्टेक्स से जाता है। ये परिकेंद्र की क्या है, परिभाषा है। ठीक है, परिकेंद्र बना है तो कहीं ना कहीं परित्रिज्या भी बनेगी। ये परित्रिज्या होंगी, कैपिटल आर से दिखाते हैं, ध्यान रखना कैपिटल आर क्या होता है, ABC/4A, ABC/4A, है ना। कैसे सर, ये ए क्या है, ABC तो भुजाएं हैं, ए क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है साहब, एरिया होता है। ठीक है, डेल्टा भी याद कर लेते हैं इसको, कुछ बचे ABC/4 डेल्टा। ठीक है, अब जो कहानी है आगे समझ जाना, आगे क्या कहानी है, अब हम निकालेंगे जो मेन है समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज के लिए जो रेडियस होंगी वो क्या होंगी, ए गुना ए होंगी, है ना, अपॉन में 4a यानी 4 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 2a से 2a तो कट गया, 4 से 4 कट गया, तो a ऊपर बच गया, अपॉन √3 आ गया। a/√3 का मान होता है किसके लिए, जो आपका परिकेंद्र बना है उससे जो त्रिभुज बना है उसमें, है ना। परिकेंद्र जो परिकेंद्र से जो वर्त बना है उसकी जो रेडियस होंगी a/√3 होंगी। एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, जो इन रेडियस थी वो समबाहु के लिए क्या बन रही थी, a/2√3 और इसके लिए a/√3। तो एक संबंध आ जाता है जिसके बारे में मैं चर्चा अगली क्लास में करूंगा, क्योंकि सब कुछ अभी बता दूंगा तो अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, तो उसमें ध्यान रखना ना, बस ये थोड़ा सा माइंड में रखना अगली क्लास के लिए। चलो, एंगल डेंगल का कोई टेंशन ही नहीं है। एंगल डेंगल को हम कैसे डील करेंगे, हम एंगल को ऐसे डील करेंगे कि एंगल इसमें कम पूछे जाते हैं। क्यों कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है ना, और ये जो एंगल है, इसके बारे में संबंध आप वर्त में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसको हटाओ, है ना, इसको माइंड में रखो। अब आपके सामने मैंने इस भुजा को हटा दिया, तो आपके माइंड में एक संबंध आता है साहब, मैंने वर्त में आपको पढ़ाया है, कमेंट करके बताओगे ये एंगल जो है और ये एंगल है, इसके मध्य संबंध क्या है। चलो आप इसको बना लो, तो त्रिभुज में बड़े आराम से आप ये वर्त को देखो, तो आप इस त्रिभुज को ऐसे भुजा को भूल जाओ, तो अब आपके सामने आ रहा है ना, केंद्र पे बना कोण, उन्हीं दो बिंदुओं से परिधि पे बने कोण का क्या होता है, कमेंट करके बताना, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल वाली रामायण नहीं है इसमें, छोटी सी चीजें थी। परिकेंद्र के बारे में भाषा के रूप में कभी पूछ लें तो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, समान दूरी पर स्थित बिंदु। जो अंत्य केंद्र था वो भाई साहब तीनों भुजाओं से समान दूरी पे था। अंत्य केंद्र था वो तीनों भुजाओं से समान दूरी पे था। ये परिकेंद्र है वो तीनों वर्टिक्स यानी शीर्षों से समान दूरी पे। तो ये मोटा मोटी कहानी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, मतलब इसकी जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, इसके नहीं, ये जो 4 पॉइंट पढ़े हैं उनके बारे में चर्चा अगली क्लास में करूंगा। साथ में पढ़ेंगे समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, है ना, थ्योरी को फिर विराम देंगे। थोड़ी बहुत चीजें, समरूपता नहीं, सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, समरूपता हल्का सा टच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कर दें यार, आपका एक लाइक बड़ा हमें प्रोत्साहन देता है। मैं जनरली बीच क्लास में बार बार नहीं बोलता क्योंकि आपको पता ही है यार, ये सब चीज़ें आपको है ना, आप आज से तो यूट्यूब नहीं देख रहे है ना, तो वो सब चीज़ें पता होती है, तो बीच में डिस्टर्बेंस ना बने इसलिए मैं आपको बार बार नहीं कहता। फिर भी लास्ट में जाते वक्त जरूर कह रहा हूँ क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए इस क्लास को दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ शेयर करनी है कर लीजिए। साथ में जुड़ जाइएगा फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और हर जगह आप जुड़ सकते हो। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है सारे, जुड़ जाइए। इतना ही कहना चाहूँगा। आराम से अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तब तक के लिए अलविदा, नई क्लास तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।